नमस्ते दोस्तों, तनु टून्स टीवी में आपका स्वागत है। हाँ, आज हम मजेदार कार्टून दिखाएंगे। तैयार हो जाओ। ठंडी धुंधली शाम थी। सांस से धुआं निकल रहा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हरिराम अपने कच्चे आंगन में अंगीठी के पास बैठा फटे कंबल में सिमटा हुआ था। उसके माथे पर फिक्र की लकीरें थीं। फसल की रखवाली और ठंड दोनों से लड़ना था। सीता, देखो ना, ये ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही है, लेकिन खेत की रखवाली कौन करेगा? पिछले 2 दिनों से कोई अनजान साया घूम रहा है। लोग कह रहे हैं कि ठंड पड़ते ही फिर से छलावा दिखाई देने लगा है, पर फसल छोड़ भी तो नहीं सकते। सुनो जी, पैसा और फसल सब अपनी जगह है, पर जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। गांव की औरतें आज कुएं पर कह रही थी कि रात को 9 बजे के बाद राह खाली हो जाती है। कोई इंसान नहीं दिखता, सिर्फ कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। आप सच में आज मत जाइए। बाबा, मैंने भी सुना है कि पिछले साल कड़कड़ाती ठंड में नीलू काका के खेत पर किसी को सफेद कपड़ों में घूमते देखा गया था। वो बाद में बोला कि आवाज पास से आती थी, पर कोई चेहरा साफ नहीं दिखता था। सब लोग उसे छलावा ही मान रहे हैं। बाबा, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। जब बाहर हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे खपरेल छत पर धीरे धीरे चल रहा हो। आप अगर अकेले खेत गए तो मैं पूरी रात सो ही नहीं पाऊंगा। आप प्लीज आज घर पर ही रुक जाओ ना। आसमान पर बादल और धुंध ने चांद को लगभग निगल लिया था। गांव की पगडंडियों पर सन्नाटा छा चुका था। दूर कहीं से बस बगुले की आवाज और ठंडी हवा की सीटियां सुनाई दे रही थीं। तभी हरिराम ने लालटेन उठाई और खड़ा हो गया। देखो बच्चों, तुम्हारा डर मैं समझता हूं, पर अगर आज भी खेत की देखभाल ना की तो जानवर या कोई चोर सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। मैं बस कुछ घंटों के लिए ही जा रहा हूं, जैसे हर साल की ठंड में जाता हूं। तुम लोग दरवाजा भीतर से बंद करके बैठना। ठीक है, अगर आप जाने पर अड़ ही गए हैं तो मेरी एक बात मानिए। जैसे ही आधी रात हो आप वापस लौट आइए। खेत पर सोने की जिद मत कीजिएगा, और रास्ते में अगर कुछ अजीब आवाज सुनाई दे तो बिना पीछे देखे सीधा घर की तरफ भागते आइए। किसी से उलझना मत। अगर वाकई कुछ गड़बड़ हुआ तो कम से कम एक दूसरे को संभाल लेंगे। मुझे भी मर्द बनना है, हमेशा डरकर घर में नहीं बैठ सकता। आप अकेले मत जाओ। नहीं भैया, तुम भी मत जाओ। अगर बाबा और तुम दोनों चले गए, अम्मा खुद भी डर जाती हैं। मैं भी रोने लगूंगा। प्लीज कोई तो हमारे साथ घर में रहे। कम से कम तुम मोमबत्ती जलाकर मेरे पास बैठना। नहीं बेटा, तू अभी जवान हो रहा है, पर जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि हर खतरे में कूद पड़ो। इस बार मैं अकेला ही जाता हूँ। तुम सब घर संभालो, और हाँ, अगर देर हो जाए तो समझ लेना कि मैं खेत के किनारे झोपड़ी में अंगीठी जलाकर बैठा हूँ। घबराना मत। हरिराम ने फटी शॉल कसकर ओढ़ी, लालटेन जलाई और गांव के बीच से निकलती कच्ची पगडंडी पर कदम बढ़ा दिए। चारों तरफ हल्की धुंध ऐसे लिपट रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर रोकना चाहता हो। रास्ते के दोनों ओर सूखे पेड़ भूतों जैसे खड़े थे। हे भगवान, ये ठंडी रात हर साल तो आती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। आमतौर पर इस समय तक दूर कहीं ढोलक की आवाज या किसी कुत्ते की भौंक सुनाई देती रहती थी। आज तो खुद अपने कदमों की आहट भी अजीब लग रही है। धड़कन तेज हो रही है। रास्ता जैसे जैसे खेत की तरफ मुड़ता गया, धुंध और भी गहरी हो गई। लालटेन की रोशनी बस 2 कदम आगे तक पहुंच पा रही थी। अचानक बाईं तरफ के पेड़ के पीछे से सूखी पत्तियों के रगड़ने की आवाज आई, जैसे कोई वहीं खड़ा होकर उसकी हर हरकत देख रहा हो, पर दिख कुछ नहीं रहा था। कौन है उधर? अगर कोई जानवर है तो निकल जा भी। बेकार में डराने की कोशिश मत कर। मुझे रोज रात की रखवाली की आदत है। मैं तुम्हारे जैसे जंगल के सायों से नहीं डरता। ये खेत मेरे परिवार की जान है, पीछे नहीं हट सकता।
हरिराम खेत के मुहाने पर पहुंच चुका था। चारों तरफ फैली फसल पर ओस की बूंदें जमा थीं, जो ठंड से मोती जैसे जमती जा रही थीं। वो जैसे ही खेत की मेड़ पर खड़ा हुआ, अचानक उसके बिल्कुल पास से, कान के बिल्कुल करीब से एक ठंडी फुसफुसाती आवाज आई। हरिराम, तुम फिर आ गए इस ठंडी रात में। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सूरज डूबने के बाद इस खेत की तरफ कदम मत बढ़ाया करो। ये मिट्टी सिर्फ तुम्हारी फसल की नहीं, तुम्हारे पुराने डर की भी गवाह है। क्यों बार बार मुझे जगाने आते हो? कौन है वहां? सामने आ, मर्द बनकर बात कर। यूं कान के पास फुसफुसाकर डराने से कुछ नहीं होगा। अगर तू इंसान है तो बता, तेरा नाम क्या है? और अगर तू वही है जिसके बारे में गांव वाले कहानियां बनाते हैं, तो आज सच्चाई साफ हो ही जानी चाहिए। आवाज इतनी पास से आई थी कि हरिराम को अपने ही बदन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। उसने घबराकर लालटेन ऊंची की, पर रोशनी में बस धुंध के सिवा कुछ नहीं था। दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी जिद और गुस्से ने उसे वहीं खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया। नाम जानकर क्या करोगे हरिराम? नाम तो इंसान रखते हैं। मेरे पास सिर्फ परछाई है और ये ठंडी रात। तुम सोचते हो तुम अकेले आए हो, पर तुम्हारे डर के साथ मैं पहले से यहीं था। तुम्हारे कदमों की आहट से पहले ही जाग चुका। उधर घर में समय जैसे रुक गया था। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक और बाहर बहती हवा की सरसराहट के बीच सीता बार बार दरवाजे की कुंडी चेक कर रही थी। मिट्टी के दिए की लौ हवा के झोंकों से कांप रही थी, जैसे उसे भी कुछ अनहोनी का एहसास हो। मोहन, जरा दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाओ। मुझे लग रहा है जैसे बाहर कोई चक्कर लगा रहा है। कभी बाईं तरफ से धीमे कदमों की आहट आती है, कभी दाईं तरफ से, पर खिड़की से झांक कर देखती हूं तो रास्ता बिल्कुल खाली दिखता है। ये कैसा अजीब सन्नाटा है आज। अम्मा, मैं भी कुछ देर से यही महसूस कर रहा हूं। कभी लगता है जैसे दरवाजे पर कोई हल्की सी खटखट करता है, फिर आवाज अचानक बंद हो जाती है। शायद हवा लकड़ी को हिला रही होगी, पर दिल मान नहीं रहा। अगर बाबा खेत तक पहुंच गए होंगे तो भी अभी बहुत दूर होंगे। अम्मा, क्या हम थोड़ी देर के लिए दीवार वाला बड़ा दीपक भी जला सकते हैं? जब रोशनी ज्यादा हो तो मुझे इतना डर नहीं लगता। ये कोने में बनी परछाइयां भी बड़े अजीब रूप ले लेती हैं। कभी लगता है कोई चाची खड़ी है, कभी कोई औरत रो रही हो जैसे। अचानक दरवाजे के बाहर से खांसी की आवाज आई। सीता घबरा गई, पर आवाज पहचान में आते ही उसने राहत की सांस ली। बूढ़ा रघु, जो गांव का सबसे बुजुर्ग और कहानियां जानने वाला आदमी था, लाठी के सहारे धीरे धीरे दरवाजे तक आया और हल्के से आवाज दी। सीता बहू, दरवाजा जरा खोलना। मैं हूं रघु काका। बाहर की ठंड ने तो मेरे बूढ़े हड्डियों को बिल्कुल जकड़ लिया है, पर तुम्हारे घर की तरफ आते आते दिल में कुछ और ही डर समा गया। रास्ते भर ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो, पर पीछे मुड़ता तो कुछ दिखता नहीं था। अरे रघु काका, आप इस समय अंदर आइए। हमने भी दरवाजा भीतर से कसकर बंद किया हुआ था। हमें भी वही एहसास हो रहा है कि कोई चक्कर लगाकर गायब हो जाता है। जैसे आवाज पास से आती है पर कोई साया नजर नहीं आता। बैठिए, पर हाथ सेंक लीजिए। बहू, बात सिर्फ ठंड की नहीं है। ये जो कड़कड़ाती हवाएं चल रही हैं ना, इनके साथ पुरानी रूहें भी जाग जाती हैं। तुम जानती हो ना, जब जब ठंड ऐसी पड़ती है, गांव के किनारे वाले खेत में कुछ अजीब घटता है। और आज मुझे डर है कि हरिराम उसी खेत की रखवाली करने निकला है। काका, क्या आप उसी छलावा वाली पुरानी कहानी की बात कर रहे हैं जिसे लोग मजाक समझकर टाल देते हैं? क्या सच में कोई ऐसी चीज है जो ठंड बढ़ते ही दिखने लगती है
अगर बात इतनी गंभीर है तो हमें बाबा को वापस बुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्या? उधर खेत की मेड़ पर खड़ा हरिराम अपनी चारों तरफ नजरें घुमाता रहा। धुंध की चादर उसके पैरों से लेकर सिर तक लिपटती जा रही थी। उसे लगा जैसे हवा में फुसफुसाहट की लहरें तैर रही हैं, जो उसके हर ख्याल को सुनकर जवाब दे रही हों। फुसफुसाहट। अगर तू वाकई कोई परछाई है, कोई पुरानी रूह, तो सुन ले, मैं यहां लड़ाई करने नहीं आया। मैं बस अपनी फसल की रखवाली कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने साल भर खून पसीना बहाया है। तू चाहे जितना डर दिखा दे, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, भागूंगा नहीं, समझा? हरिराम को अचानक कंधे पर किसी बर्फीले हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी ने बिना दिखे उसे पीछे की ओर खींचने की कोशिश की हो। उसका गला सूख गया। उसने कांपते हुए लालटेन को और ऊपर उठाया, मगर रोशनी में सिर्फ अपनी लंबी परछाई दिखी, जो अजीब ढंग से हिल रही थी। अगर तू मेरे भीतर के डर की आवाज है, तो मैं तुझे यहीं खत्म करना चाहता हूं। मेरे बच्चों को, मेरी औरत को तो कम से कम छोड़ दे। मैं मानता हूं कि पिछली ठंड में मैं डरकर घर भाग गया था और पूरी रात कांपता रहा था, पर इस बार मैं भागूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। घर के भीतर रघु की आंखों में पुरानी यादों की परछाई तैरने लगी। अंगीठी की हल्की रोशनी में उसके चेहरे की झुर्रियां और भी गहरी लग रही थीं। सीता और बच्चे बिना पलक झपकाए उसकी ओर देख रहे थे, जैसे किसी कड़वे सच का इंतजार कर रहे हों। बहू, एक बात तुम्हें शायद हरिराम ने कभी नहीं बताई। कई साल पहले इसी खेत के कोने पर एक मजदूर ठंडी रात में मर गया था। लोग कहते हैं उसे पूरी मजदूरी नहीं मिली थी। वो गुस्से में भूखे पेट खेत की रखवाली करते करते वहीं जम कर गिर पड़ा। तब से यहाँ ठंडों में कुछ न कुछ होता ही है। गड़ंत कहानी नहीं, वास्तव में किसी की अधूरी पीड़ा की परछाई है। अगर ऐसा है तो हरिराम को वहां अकेले नहीं होना चाहिए था। उनको सच बताकर रोकना चाहिए था। आपने पहले क्यों नहीं बताया काका? मैंने कई बार इशारों में रोका था, पर आदमी अपने डर को स्वीकार नहीं करता बहू। वो सोचता है कि डर दिखाना कमजोरी है, और हरिराम वैसे भी जिद्दी है। उसने पिछले साल की ठंड में जब पहली बार वो आवाज सुनी तो मुझसे बात तो की, लेकिन खुद भी मानना नहीं चाहता कि वो डरा था। काका, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हम दोनों भाई खेत तक जा सकते हैं? अगर हम सब मिलकर बाबा को बुलाएंगे, उन्हें समझाएंगे कि आज की रात वहां रुकना ठीक नहीं, शायद वो सुन ले। हम हाथ में मशाल लेकर जाएंगे तो रास्ता भी कुछ कम डरावना लगेगा। मोहन ने बिना देर किए पुरानी मशाल निकाली, उसमें तेल डालकर आग लगा दी। छोटू के हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो भी छोटे दिए वाला लैंप पकड़कर उसके साथ बाहर आ गया। रघु ने दोनों के सर पर हाथ रखकर कुछ दुआ जैसी बड़बड़ाई और उन्हें जाने से रोक भी न पाया। छोटू, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। हम बस खेत तक जाएंगे, बाबा को आवाज देंगे और उन्हें घर वापस ले आएंगे। अगर रास्ते में कुछ अजीब सुनाई दे भी तो हम एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ेंगे। किसी भी हालत में बीच रास्ते पर अकेले नहीं छोड़ूंगा। भैया, मुझे डर तो बहुत लग रहा है, पर अगर हम नहीं गए और बाबा को वहां कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं भी चलूंगा, चाहे मेरी टांगे कांपती रहें। तुम बस बीच बीच में बात करते रहना, ताकि मुझे लगे कि सब ठीक है। दोनों भाई अंधेरी गली से होकर खेत की दिशा में चल पड़े। धुंध अब उतनी गहरी हो चुकी थी कि सामने का पेड़ भी आधा दिखता था। उनके कदमों के साथ साथ जैसे कोई तीसरा कदम भी चल रहा था, जो रुकने पर रुक जाता और बढ़ने पर फिर से पीछे पीछे सरसराहट पैदा कर देता। बच्चों, अगर कुछ भी बहुत अजीब लगे, कोई आवाज कान के बिल्कुल पास से आए या अचानक ठंडी सांस महसूस हो, तो बिना पीछे देखे
उल्टे पांव भागकर घर लौट आना। कभी भी ऐसे साये से बहस मत करना, समझे ना? तुम्हारी जान सबसे अहम है। खेत के बीचों बीच अब हरिराम अपने ही कदमों की आवाज से डरने लगा था। अचानक उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की मिट्टी बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। उसकी सांस भारी होने लगी और दिल की धड़कनें कान के पास किसी ढोल की तरह बजने लगी। देखा हरिराम, जब ठंड हड्डियों तक घुस जाती है तो इंसान की अक्ल पहले जवाब देती है। तुम खुद से लड़ रहे हो। मान लो कि तुम्हें डर लग रहा है, और ये भी मान लो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस धड़कन में हूं जो डरते हुए तेज हो जाती है। अगर तू सच में किसी मजदूर की अधूरी कहानी है तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं। जो भी गलत हुआ वो मेरे बस में तो नहीं था, पर मैं वादा करता हूं कि कल सुबह मंदिर में दिया जलाकर तेरे नाम से अनाज दान करूंगा। तू मेरे बच्चों को, मेरे घर को नुकसान मत पहुंचाना। जैसे ही हरिराम ने ये शब्द कहे, उसे कुछ पल के लिए लगा कि हवा का दबाव हल्का हो गया है, पर अगले ही क्षण एक जोरदार झोंका आया और उसकी लालटेन एकदम से बुझ गई। पूरा खेत काली स्याही में डूब गया। अब सिर्फ आसमान की हल्की सी झिलमिलाहट और उसके खुद के कांपते हाथ बचे थे। वादा तो तुम पहले भी कर चुके थे हरिराम। पिछली ठंड में भी तुमने डरकर यही कहा था, पर सुबह होते ही सब भूल गए। इंसान की याद बहुत छोटी होती है, लेकिन डर की याद कभी नहीं मरती। इसलिए मैं भी वापस आ जाता हूं जब जब ठंड इतनी बढ़ती है। मोहन और छोटू खेत के पास वाली मेड़ तक पहुंच चुके थे। दूर सामने उन्हें हल्की सी हरकत दिखी, जैसे कोई आदमी टटोल टटोल कर चल रहा हो। हवा एकदम तेज हो चुकी थी और सूखी फसलें आपस में रगड़कर ऐसी आवाज कर रही थी मानो कई लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे हों। बाबा, बाबा, अब कहाँ हैं? जवाब दीजिए, हम आपको लेने आए हैं। घर पर अम्मा और रघु काका बहुत परेशान हैं। सारी रात अकेले यहाँ मत रहिए। आज की रात कुछ अलग तरह की लग रही है। हम सबको आपके साथ की जरूरत है। प्लीज आवाज दीजिए। बाबा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बस एक बार खांस दीजिए या जरा सा कोई आवाज कर दीजिए। मुझे इस घने कोहरे में कुछ भी साफ नहीं दिखता। हर तरफ बस परछाइयां ही परछाइयां लग रही हैं। भैया की मशाल भी अब कम रोशनी देने लगी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अचानक दूर से हल्की सी खांसी की आवाज सुनाई दी। दोनों भाई घबराए हुए पर उम्मीद से भरकर उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई तीसरा कदम भी उनके साथ चल रहा है, कभी बहुत पास, कभी कुछ दूरी बनाकर, पर हमेशा पीछे ही। तुम लोग भी आ गए। डर की विरासत कभी खत्म नहीं होती बेटो। जो डर बाप के दिल में छिपा होता है वो अक्सर बच्चों की आंखों में दिखने लगता है। क्या तुम दोनों भी ठंडी रात की सच्चाई देखने के लिए तैयार हो? मोहन ने मशाल ऊंची उठाई तो उसकी रोशनी में कुछ कदम दूर एक आकृति दिखाई दी। हरिराम था, पर उसका चेहरा बिल्कुल फीका, होठ नीले और आंखें जैसे खाली गड्ढे की तरह दिख रही थी। वो धीमे धीमे उनकी तरफ मुड़ा, जैसे किसी और के इशारे पर चल रहा हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें घर में ही रहने को कहा था। ये खेत अब सिर्फ अनाज का नहीं, हमारे पुराने डर का भी घर बन चुका है। वापस लौट जाओ, वरना ये ठंडी हवा तुम्हारे छोटे छोटे दिलों तक पहुंचकर उन्हें भी मेरी तरह कर देगी। बाबा, आपकी आवाज कुछ अजीब लग रही है। आप हमेशा हमें हिम्मत सिखाते थे, आज खुद ही इतनी अजीब बातें कर रहे हैं। देखिए, हम सब आपको लेने आए हैं। चलिए घर चलते हैं। अगर सच में कोई पुरानी रूह है तो हम सब मिलकर भगवान का नाम लेंगे और उसे चैन से जाने देंगे। तभी पीछे से लाठी की
खट खट सुनाई दी। बूढ़ा रघु भी हिम्मत जुटाकर उनके पीछे पीछे खेत तक आ पहुंचा था। उसके हाथ में एक छोटी पोटली थी जिसमें मंदिर की राख और कुछ पुराना तावीज था। उसने करीब आकर कांपती उंगलियों से राख मुट्ठी में भर ली। हरिराम, अगर तुम्हारे भीतर सच में कोई और बोल रहा है तो सुनो। मैं इस पवित्र राख को तुम्हारे चारों ओर छिड़कूंगा। ये उसी पुराने मजदूर के नाम से चढ़ाई गई थी। अगर ये रूह सच्ची है तो उसे भी सुकून मिलेगा, और अगर कोई छल है तो उसका असर टूट जाएगा। अब ना डरना, बस चुपचाप खड़े रहना। जैसे ही रघु ने राख छिड़की, हवा का रुख अचानक बदल गया। चारों ओर एक अजीब सी सीटी की आवाज गूंजने लगी। हरिराम का बदन बेतहाशा कांपने लगा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए उलट पुलट हुईं, और फिर उसके मुंह से निकलने वाली आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। तुम लोग क्या समझते हो? कुछ राख गिरा देने से सालों पुरानी ठंड का हिसाब चुक जाएगा? मैं उस मजदूर की अधूरी सांस हूं जिसे कर्ज में जकड़कर भूखे पेट इस खेत पर छोड़ दिया गया था। मेरी मजदूरी की ठंडी रात अब भी पूरी नहीं हुई। जब तक इंसान अपना डर नहीं मानेगा, मैं लौटता रहूंगा। अगर तू सच में उस बेनाम मजदूर की रूह है तो आज के बाद तुझे बेनाम नहीं रहने दूंगा। मैं कल मंदिर के सामने सबके बीच तेरी कहानी सुनाऊंगा, तेरे नाम से खाना बांटूंगा, और इस खेत की मेड़ पर छोटा सा पत्थर रखकर तेरी याद का निशान बनाऊंगा। बस अब मेरे बच्चों को छोड़ दे। चीख जैसी हवा अचानक धीमी पड़ने लगी। ऐसा लगा मानो ठंड का जोर थोड़ा कम हो गया हो। धुंध के बीच एक हल्की सी परछाई उठी, घूमी और फिर खेत के कोने में जाकर मिट्टी के भीतर समा गई। आसपास खड़ी फसलें जैसे कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गईं, मानो किसी ने उनको आदेश दे दिया हो। अगर वादे निभे तो ठंड भी कम लगेगी हरिराम, पर इंसान की आदतें जल्दी नहीं बदलती। मैं देखता रहूंगा। जब तक ये ठंडी रातें हैं, मैं कहीं ना कहीं रहूंगा, तुम्हारे डर की परतों में छुपा हुआ। धीरे धीरे हरिराम के चेहरे की कठोरता कम होने लगी। होंठों का नीला रंग हल्का पड़ गया। मोहन और छोटू ने उसे दोनों तरफ से सहारा दिया। रघु ने थककर लाठी पर और ज्यादा जोर डाला, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून भी था, जैसे कोई पुराना बोझ हल्का हो गया हो। बच्चों, आज मैंने समझा कि असली बहादुरी ये नहीं कि हम डर को ना माने, बल्कि यह है कि हम उसे स्वीकार करके भी सही काम करते रहें। मैं सालों से खुद से लड़ता रहा, लेकिन पिछली ठंड में जब वो आवाज पहली बार आई थी, मैं घर भाग आया था। आज अगर तुम लोग ना आते तो शायद फिर भाग जाता। भगवान का शुक्र है तुम लोग सकुशल लौट आए। मैं तो हर आवाज पर चौंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई घूमता हुआ दरवाजा खटखटाएगा पर अंदर नहीं आएगा। अब बताओ कि पूरा मामला क्या था? क्यों तुम्हारा चेहरा इतना थका और बुझा हुआ लग रहा है? बहू, आज की रात ने हमें ये सिखाया है कि जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, वहां की यादें, डर और अधूरे वादे भी साथ रहते हैं। कल सुबह हम सब मिलकर उस मजदूर के नाम से भोजन बांटेंगे और हर ठंड में इस खेत के पास दिया जलाकर ये याद रखेंगे कि किसी को भूखा और अधूरा छोड़ना भी पाप है। अम्मा, आज से हम खेत की रखवाली मिलजुल कर करेंगे, पर रात के अंधेरे में अकेले किसी को नहीं भेजेंगे, और न ही
किसी के डर का मजाक उड़ाएंगे। अगर दिल धड़कता है तो उसका मतलब है कि शरीर जिंदा है, और जिंदा इंसान को अपने डर से भागना नहीं, उसे समझना सीखना चाहिए। घर के आंगन में सबके आने के बाद जैसे गर्माहट लौट आई। दियों की लौ अब पहले से स्थिर लग रही थी। बाहर की ठंड भले ही जारी थी, पर दिलों के भीतर जमी बर्फ कुछ पिघलने लगी थी। फिर भी रात के गहरे सन्नाटे में कहीं बहुत दूर से एक जानी पहचानी मुस्कुराहट तैरती हुई आई। जब तक ठंड है मैं भी हूं, पर जहां इंसान अपना वादा निभा दे वहां मेरा काम भी पूरा हो जाता है। याद रखना हरिराम, भूलना मत, नहीं तो अगली ठंडी रात फिर से तुम्हारे खेत की मेड़ पर कदमों की वो पुरानी आवाज लौट आएगी।